जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि पेपर के एक दिन पहले मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूं कि यूट्यूब पर लाखों ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं जहां कॉपी लिखने का ट्रिक बताया गया है, कॉपी लिखने का तरीका बताया गया है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि जो मेरे प्यारे छात्र हैं उनको मैं अपना तरीका बताऊं कि हाँ भैया मैं इस तरीके से लिखा था तो मुझे इतना नंबर मिला था, आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको भी उतना नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, आज किसी वीडियो में पूरा बात करेंगे कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि हिंदी की कॉपी ऐसे लिखो पूरे में पूरा नंबर जरूर मिलेगा भाई। यदि आप इस तरह पेपर लिख के आते हो ना, जो मैं अभी बताने वाला हूं, इस ढंग से आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है, वो भी राइटिंग के। आपका राइटिंग भले ही भी कितना भी खराब हो, लेकिन आप इस तरीके से लिखोगे तो 100% आप बढ़िया से लिख के आओगे, साफ सुथरा लिख के आओगे। कितना लाइन छोड़ना है, कौन सा अक्षर किस कलर से लिखना है, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक बात और बता देता हूं, कल जाना है पेपर देने, तो अभी फिर पिछली वीडियो में बताया था आपको, लेकिन फिर बोल देता हूं, बेस्ट ऑफ लक। आप सबसे अच्छा करके आओगे, आप बवाल मचा के आओगे, आप आग लगा के आओगे। ठीक है, आप कमेंट ये मत करने लगना कि सर हम पेपर में आग नहीं लगाएंगे, लिख के आएंगे। भैया मतलब आग लगाने का मतलब है ना कि तुम जोरदार एकदम बढ़िया तबाही मचा के, मतलब कि तुम बढ़िया से पेपर लिख के आओगे, समझ गए। और देखिए मैं एक ही दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। आपने जो पढ़ा है ना वो जरूर आए आपके पेपर में, और आपने जो छोड़ दिया है वो बिल्कुल ना आए पेपर में। मैं यही करूंगा प्रार्थना। ठीक है, चलिए। और जो हमारे चैनल से तैयारी की है ना, 100% उनको आज जो मैंने कल मैराथन क्लास दिया था आप लोगों को, ठीक है, हिंदी का, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब आपको कैसे लिखना है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे लिखना है, जैसे गद्यांश आता है उसको कैसे लिखना है, पद्यांश कैसे लिखना है, और आवेदन पत्र कैसे लिखना है, ये सब आज की वीडियो में हम बताएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप ही के लिए वीडियो है, आप ही के फायदा के लिए। ठीक है, चलिए अब आपको रोल नंबर भराना, ये सब तो मैं नहीं बताऊंगा भैया, यहां पर आप खुद ही जाके भरने लगोगे। ठीक है, अब क्या है ना, वीडियो को लंबा करने के लिए भैया मैं रोल नंबर, विषय कहां भरें, कहां प्रश्न पत्र भरें, वो सब नहीं। ठीक है, आप जब वहां पर जाओगे आपको खुद वहां के जो टीचर होगा, आपके जो कक्ष निरीक्षक होगा, उससे आप पूछोगे ना तो वो खुद बताएगा, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, वो आके बताता है कि भैया यहां पर अपना रोल नंबर डालो। ठीक है, यहां पर अपना शब्द में रोल नंबर डालो, यहां पर विषय नाम डालो, यहां पर विषय का कोड डालो, यहां पर दिनांक डालो, यहां पर दिन डालो, यहां पर सिग्नेचर करो, वो सब बताता है। ठीक है, तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम मेन मुद्दा पर आते हैं, ये अंदर का चीजों को नहीं बताएगा। आपका जो पेपर होगा वो खंड क और खंड ख में बटा होगा, मैंने कल ही मैराथन में बताया था। तो यहाँ पर खंड क आप पहले लिख देंगे, आप जब खंड क सॉल्व कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर खंड क लिख देंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसको अंडरलाइन जरूर करेंगे, जिससे टीचर को मालूम चल जाता है कि भैया ये हेडलाइन है। ठीक है, इस तरह करेंगे। उसके बाद यदि आप प्रश्नोत्तर संख्या 1, जो पहले में 5 एमसीक्यू आते हैं ना, पहला का क, पहला का ख, पहला का ग, पहला का घ और पहला का अंग, जो गद से, उनको आप सॉल्व कैसे करेंगे, उनको कैसे लिखेंगे, पहले वो देख लीजिए। यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद पहला का ये जो क है उसका आंसर अगर दूसरा है संपूर्णानंद, ख दूसरा प्रेम सागर, ग अभी से 4 ऑप्शन होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं। अब इसमें से मान जाओ तुम्हारा कौन सा सही है भैया, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो मान जाओ ये क नंबर का क्वेश्चन था, पहला का क नंबर का ये क्वेश्चन था, इसका दूसरा सही है। तो यहां पर आप तो पहला यहां पर तो दाग दिए, लेकिन यहां पर सिर्फ क डालोगे और यहां पर दूसरा ये डाल के, और यहां पर जो भी उसका लिखा है आंसर वो यहां पर आप लिख दोगे। समझ गए मेरी बात? मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए होगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको सारा कर लेना है। और ऐसा ही आपका प्रश्नोत्तर संख्या जो 2 आता है, जो पद से 5 एमसीक्यू आते हैं, उनको भी आपको सेम ऐसा ही लिखना है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ये तो फालतू की बात है, ये सबको मालूम होगी। अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि सर हम गद्यांश कैसे लिखेंगे। बच्चों को गद्यांश लिखने में बहुत डाउट होता है कि सर गद्यांश कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपके पेपर का जो प्रश्न नंबर 3 होगा वो गद्यांश होगा, तो आपको तो भैया यही हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब बच्चे का डाउट होता है कि सर ये जो आप हेडिंग डाले हो, हम ये स्केच से डाले या पेन से ही, ब्लैक पेन से ही डाल दे, डॉट वाले पेन से। तो देखिए मेरे भाई, यदि आपके पास स्केच मिल गया है जो पीछे पेज में नहीं उतर रहा है तो आप लिख दो, और नहीं तो आप पेन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्केच से लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। आपको देखिए, अब आप देखिए लीजिए, अभी देखिए पेन
पेन से लिखा गया है। तो कैसा लग रहा है, और यहाँ पर देखिए स्केच से लिखा गया है, लग रहा है ना सुंदर ये। तो आप स्केच से भी लिख सकते हो। और एक बात याद रखना, वही स्केच ले जाना जो भैया अब देखो ये पीछे नहीं ना उतरा है, जो पीछे ना उतरे। अगर पीछे उतरा स्केच तो समझो कि तुम्हारा काम खत्म। वो जाकर कॉपी किताब की दुकान में बोलना कि भैया मैं एक स्केच दो, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जिसे पेज के पीछे ना उतरे। ना परमानेंट होना चाहिए स्केच और ना ही बोर्ड पर लिखने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको दे देगा और वहां पर लेने के बाद उससे एक पेज मांग के लिख के देख लो, और अगर नहीं उतर रहा है तो ले लो, और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिख लो, इससे नंबर नहीं कटता है। चलिए अब मान लीजिए आपके पास 2 गद्यांश रहता है। अब आप दोनों गद्यांश में से कोई एक गद्यांश कर रहे हो, या ऊपर वाला गद्यांश कर रहे हो या आधा वाला कर रहे हो, तो टीचर को कैसे मालूम चलेगा कि आप कौन सा गद्यांश सॉल्व कर रहे हो? इसलिए आपको संकेत ऐसे डाल के ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। और उसके बाद आपका जो गद्यांश है, जिस गद्यांश को सॉल्व कर रहे हो, उसके शुरुआती के 2 शब्द को लिखकर डॉट डॉट करके अंतिम के 2 शब्द को यहां पर लिख दो। तो इससे क्या होगा, उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ भैया ये इस गद्यांश को लिखा है, ठीक है, समझ गए। अब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे संदर्भ, तो भैया संदर्भ लिख डालो, ठीक है। अब मेन में चीज को आप ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो ब्लू पेन से मैंने लिखा है, लेकिन इस गद्यांश के लेखक का नाम मैंने ब्लैक पेन से, इस गद्यांश जो चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का नाम हमने ब्लैक पेन से लिखा। इससे क्या होता है, टीचर को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट यहीं पर निगाह डालेगा, अरे भैया ये गद्यांश धरती माता, ये तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, हाँ राष्ट्र के स्वरूप में, तो देखेगा हाँ भैया इसने तो सही किया है, वासुदेव शरण अग्रवाल भी लिखा है और राष्ट्र के स्वरूप, तो लो भैया यहां पर ऐसा सिग्नेचर करेगा, ले बेटा 2 नंबर तू, ऐसे करता है भैया वो, ठीक है। चलिए रेखा चित्रांश की व्याख्या, ऐसे आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं ना बच्चे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देंगे। अब यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर उत्तर लिखना चालू कर देते हैं। अरे नहीं भैया, उत्तर आपको नहीं लिखना है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्न के उत्तर यहां पर आपने लिख दिया पहले से ही, ठीक है। चलिए अब यहां पर उत्तर लिखोगे तो कोई गलती नहीं है, ये नहीं कि नंबर कटेगा, नहीं, लेकिन टाइम बर्बाद होगा और उससे कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे 2 नंबर सिंपल लागोगे और रेखा चित्रांश की व्याख्या लिख के उसकी व्याख्या कर दोगे, 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे जितने भी उसके प्रश्न होते हैं, सिंपल से आपको क्या करना है, उनको प्रश्न को लिखना है। अब आपको कि सर हमारे टीचर माना करते हैं कि पेपर में प्रश्न नहीं उतारा जाता है, हाँ नहीं उतारा जाता है, मैं सच, वो सही बोलते हैं, आपको कोई प्रश्न नहीं उतारना है, लेकिन जो गद्यांश के, रेखा चित्रांश की व्याख्या और संदर्भ छोड़ा के जो और 3 क्वेश्चन होते हैं ना गद्यांश के नीचे, उन तीनों क्वेश्चनों को उतार लीजिएगा और उसके बाद ऐसे उत्तर देके उसका आंसर लिखिएगा। इस तरह क्या होगा ना भैया, ले बेटा 2 नंबर, ले बेटा 2 नंबर, ऐसे होता है। समझ गए मेरे भाई? चलिए अब हमने गद्यांश को देख लिया कैसे करना है, एमसीक्यू को देख लिया हमने कैसे लिखना है। अब हम देखेंगे जीवन परिचय कैसे लिखना है हमारे पेपर में। प्रश्नोत्तर संख्या 5 होगा आपका, 5 का क में लेखक का और 5 का ख में कवि का। तो जैसे मान लीजिए हम लेखक का लिख रहे हैं, सेम ऐसा ही कवि का होगा, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क लिख देना है। फिर उसके नीचे जिसका आप जीवन परिचय, साहित्य परिचय लिख रहे हो, चाहे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, चाहे कोई भी, उसको आप यहाँ पर लिख के यहाँ पर उसको अंडरलाइन कर देना। ये जो अंडरलाइन हमने किया है ना, ये जरूर करना, इससे क्या होता है थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नीचे आना, 2 लाइन छोड़ना, देखो प्रश्नोत्तर संख्या दाग के फिर 2 लाइन छोड़ना। यहाँ पर मैंने एक ही लाइन छोड़ा है, लेकिन आप 2 लाइन छोड़ना। फिर उसका नाम लिख के, जिसका नाम आप जिसका संक्षिप्त परिचय लिख रहे हो उसका नाम लिख के 2 लाइन छोड़ के उसके बाद आप संक्षिप्त परिचय लिखना, ठीक है। चलिए लाइनिंग का बहुत ध्यान रखना, मैं ये पहले बात यही बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर संक्षिप्त परिचय लिख के उसको अंडरलाइन करके 1 लाइन और छोड़ना। उसके बाद जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, जितने भी आपको पॉइंट याद है वो इस संक्षिप्त परिचय में लिख डालना, ठीक है। और हो सके तो इसको बॉक्स में बंद कर देना, या इसको यहाँ पर 2 लाइन ऐसे देखिए, अभी टेढ़ा खचा रहा है भैया, एक हाथ से खींच रहा हूँ ना, तो ऐसे 2 लाइन ऐसे एकदम सीधा, ऐसे एकदम सटाक, एकदम ऐसे बढ़िया से, देखो खचा भी नहीं रहे बढ़िया से, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। या बॉक्सेस में इसको बंद कर देना तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो काफी है, ठीक है। चलिए फिर आप जीवन परिचय का हेडिंग डालना और फिर इनके जीवन परिचय लिख देना। और फिर आपको साहित्य परिचय भी लिखना है, 12वीं वालों याद रखना। तो यहाँ पर फिर आप साहित्य परिचय डाल के हेडिंग लिख देना। उसके बाद यहाँ पर इनकी प्रमुख कृतियां लिख देना। ऐसे आएगा टीचर, ले बाबू इसका 2 नंबर और ले बाबू इसका साहित्य परिचय का तुम 3 नंबर, ले भैया हो गए तुम्हारे 5 नंबर। इस तरह चेक होता है और इस तरह आपको कॉपी लिखनी है। हमने बात कर लिया कि कैसे जीवन परिचय यानी कि साहित्य परिचय लिखना है। अब हम बात करेंगे कहानी का जो उद्देश्य आता है उसको कैसे लिखना है। तो देख लीजिए, वो भी सिंपल है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 आपका होगा, ठीक है। 1 मिनट इसको हटा लें।
प्रश्नोत्तर संख्या 6 आपका कहानी का उद्देश्य होगा। तो आप जिस कहानी को भैया लिख रहे हो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दो, जैसे बहादुर कहानी का उद्देश्य है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बहादुर कहानी का उद्देश्य और इसको अंडरलाइन कर दो। सिंपल सा, अब आपका जो भी है वो लिख डालो, ठीक है। चलिए, और पीछे भी है तो पीछे भी लिख डालो, ठीक है। देखो पहले से इसको 5 नंबर मिला हुआ है तो क्यों दे इसको। अब हमने बात कर लिया कहानी का उद्देश्य भी, अब हम बात करते हैं खंड काव्य कैसे लिखना है। तो देखिए खंड काव्य में आप जो भी तैयार करके गए हो सिंपल सा आपको ऐसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 5 मैंने यहां पर लिख रखा है। तो अब देखिए आपके पेपर में टोटल 6 खंड काव्य आएंगे। 7 का 1, 7 का 2, 7 का 3, 7 का 4, 7 का 5, 7 का 6 और इस 7 का 6 बस यहीं तक रहेगा। अब 6 के 6 आपको नहीं लिखना है, वो भाई अलग अलग जिले के हैं, उसमें से आप देख लीजिए कि आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है, ठीक है। जैसे मेरे जिले का खंड काव्य सत्य के जीत है तो वहां पर दिख जाएगा कि हाँ भैया देखो मेरा सत्य के जीत 5 नंबर वाला है तो मैं यहाँ पर 7 का 5 डाल दूंगा। आपका अगर मान लीजिए 2 नंबर वाला है तो 7 का 2 नंबर डाल दीजिए। फिर अपना खंड काव्य का नाम लिख दीजिए, जिससे जो टीचर है वो कंफ्यूजन ना हो। मैंने अपना खंड काव्य का नाम लिख दिया सत्य के जीत और थोड़ा ब्रैकेट में डाल के खंड काव्य लिख दिया, थोड़ा अच्छा लगने लगा। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है खंड काव्य की कथा वस्तु पूछ रहा है या खंड काव्य का सारांश पूछ रहा है या खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछ रहा है तो आप यहां पर लिख डालो, ठीक है। चलिए यहां पर हेडिंग डाल लो, जैसे मान लो खंड काव्य का कथा वस्तु पूछ रहा है तो हमने लिख दिया, खंड काव्य की सारांश यहां पर लिख देंगे, ठीक है। आज जैसे मान लो हमारे सत्य की जीत जो हमारा जो खंड काव्य है इसका मुख्य जो पात्र हैं वो द्रौपदी जी हैं। तो अगर पूछ दे हमसे कि द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए तो यहां पर हम लिख देंगे द्रौपदी का चरित्र चित्रण। उसके बाद आंसर लिखना चालू कर दो, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जब करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, 1 नंबर कटने की गारंटी नहीं है। और ऐसे देखेगा टीचर अरे भैया इसने खंड काव्य बड़ा बढ़िया लिखा है, ले भाई 5 नंबर ऐसे देता है, ठीक है। चलिए ये हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि सर हमारे जो मुहावरे आते हैं उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर उसमें अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो उसमें हम कैसे करेंगे ये बताइए, ठीक है। क्या हम हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या कि मुहावरा का अर्थ, मुहावरा का वाक्य का प्रयोग? तो चलिए उसको देखते हैं। इसको पहले हटा देते हैं और उसको रखते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 9 ही आपका क्या होगा भैया? प्रश्नोत्तर संख्या 9 ही आपका मुहावरा होगा, ठीक है। अब 9 में टोटल 4 मुहावरे होंगे। 9 का पहला, ठीक है, देख लो मैं बता देता हूं। 9 का दूसरा, ऐसे 9 नहीं लिखा रहेगा, ऐसे 9 बस एक जगह रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे रहेगा। अब 4 इसमें मुहावरे रहेंगे। जिस मुहावरा का अर्थ तुम्हें मालूम है उसको लिख दो। जैसे मान लीजिए मुझे तीसरा वाला मालूम था तो मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल के यहाँ पर तीसरा डाल के और उसी मुहावरा को यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर अर्थ हेडिंग डाल के हम लिख दिए भैया दाल में काला होना का अर्थ होता है संदेह होना। उसके बाद इसी का हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो हमने यहाँ पर वाक्य का प्रयोग हेडिंग डाल के यहाँ पर उसका वाक्य में प्रयोग हमने कर दिया। ऐसे टीचर देखेगा अरे भैया इसका भी कर दिया, अर्थ भी लिख दिया और वाक्य का प्रयोग भी कर दिया, ले भाई 2 नंबर, जा खुश हो जा। ऐसे करेगा वो, समझ गए आप? चलिए अब हम देखते हैं निबंध कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी दिखाऊंगा आवेदन पत्र कैसे लिखना है, पहले निबंध देख लो कैसे लिखना है। तो देखो निबंध कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 14 ऐसे आप डालोगे क्योंकि 14 नंबर ही आपका क्या होगा, निबंध होगा। तो ऐसे आप प्रश्नोत्तर संख्या 14 डाल दोगे। अब उसमें भी आपको 4 होगा, ठीक है। फिर से समझा देता हूं, 14 का पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, ऐसे 4 होंगे निबंध। उसमें से जो निबंध आप कर रहे हो, जैसे मान लो मैं दूसरा वाला कर रहा हूं तो दूसरा आतंकवाद की समस्या और समाधान, ऐसे मैंने हेडिंग डाल दिया। अब उसके बाद आप प्रस्तावना डालो, प्रस्तावना लिखो। आपको जो जो हेडिंग डालनी वो हेडिंग डाल के लिखो, ठीक है। शुरू में आपको प्रस्तावना ही लिखना है, याद रखिएगा, और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है, बस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए समझ गए। और अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, आवेदन पत्र हम कैसे लिखे। बस इसके बाद आप बोलोगे सर संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश कैसे लिखे? तो भाई वो सेम है, जैसे आप गद्यांश और पद्यांश कर रहे हो वैसे वो भी करना है, ठीक है। और पद्यांश भी उसी तरीके से होगा जिस तरह आपने गद्यांश किया, ठीक है। लेखक का जीवन परिचय जैसे लिखा उसी तरह कवि का जीवन परिचय होगा, ठीक है। अब जो व्याकरण से जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इस सब का भी आप एमसीक्यू जैसे ही करना। समझ गए मेरी बात? चलिए अब देख लीजिए आवेदन पत्र कैसे लिखना है। जिस टॉपिक पर आवेदन पत्र आप लिख रहे हो उसको पहले तो ब्लैक, ऐसे ब्लैक हेडिंग डाल देना, ठीक है। और यहां पर एक गलती होगी मुझसे, यहां पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या भी तो डालना है मेरे भाई। देखिए मैं ऊपर डाल रहा हूं ऐसे आपको याद दिलाने के लिए। प्रश्नोत्तर संख्या कितना रहेगा, ये
13 रहेगा। ऐसे डालना, ब्लैक पेन से ही डालना, रेड पेन का यूज तो करना नहीं है। उसके बाद जिस पर आप आवेदन पत्र लिख रहे हो उस टॉपिक को ब्लैक पेन से लिख उसको अंडरलाइन कर देना और यहाँ पर लिखना सेवा में। ऐसे आप देख लो, ऐसे आपको लिखना है फॉर्मेट में, ठीक है। ऐसे मैं ये बता चुका हूं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको करा रहा हूं। इसका वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूं कि कैसे आवेदन पत्र पेपर में लिखना चाहिए, तो वो आप जाके देख सकते हो। अगर ज्यादा ये सब भी सीखना है कि हमने कैसे लिखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके बतानी है। और एक बात बताइए, आज की हिंदी की पेपर आपको लिखने आ गई या नहीं, और आप चाहते हैं कि मैं मैथ का भी पेपर लिखने का बताऊं कैसे लिखा जाता है, बायोलॉजी का कैसे लिखा जाता है, और केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कैसे लिखा जाता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बता दूंगा। और मैं एक आप लोगों को खुशखबरी दे दूं, एक कमेंट करके बताओ कि अभी तक यानी कि 15 मिनट 20 सेकंड हो गया, तो अभी तक कौन कौन इस वीडियो में रहा है। अगर जो रहा है भैया, तुम बस अपना क्या करो ना, तुम लिखो क्या लिखवाऊं यार तुमसे कि जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया तुम लास्ट तक बने रहे हो, ठीक है। तो तुम लिखो जैसे तुम आग का इमोजिन भेज दो, ये भैया आग का नहीं है, आग का इमोजिन भेज दो, हम समझ जाएंगे तुम लास्ट तक टिके हो, ठीक है। और जब लास्ट तक टिके हो तो तुम्हें खुशखबरी हम दे दे, कल वीडियो सुबह में 7 बजे आने वाली है। पेपर तो 2 बजे से आप लोगों का, तो सुबह में 7 बजे वीडियो आने वाली है। क्या आने वाली है मेरे भाई? हिंदी में पास होने का ट्रिक, जो हम हर साल लाते हैं, हर साल एग्जाम से पहले लाते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, यदि आप पढ़ के भी जाते हो, पेपर में यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप कैसे करोगे, उसको आप कैसे लिखोगे बना के, वो ट्रिक वाले वीडियो में मैं बताता हूं, ठीक है। तो वो जो ट्रिक वाला वीडियो है कल सुबह कितने बजे आएगा मेरे भाई? 7 बजे आएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन में करता हूं कि 7 बजे एकदम बन जाइएगा और 8 बजे तक उसको देख लीजिएगा। ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं रहेगा, खूब से खूब 15 या 20 मिनट का होगा, ठीक है। उसमें मैं एमसीक्यू का भी ट्रिक बताऊंगा। मान जाओ कोई एमसीक्यू तुमको नहीं आ रहा है तो तुम उसको कैसे सही करोगे ट्रिक से, लिखने वाला क्वेश्चन वो भी मैं बता दूंगा। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो अपने दोस्तों को भी बता देना भैया, जो नहीं पढ़े होंगे, जो हमारे गिरदी में बर्बाद है ना, उनको भी बोल देना कि लास्ट चांस है, जाकर ट्रिक वाला वीडियो देख लो, पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे हमारे मैराथन देखेंगे वो तो भैया टॉपर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।